अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर 38 हमारा स्टार्ट हो गया जी, कैफ 1 का। नहीं, संडे का दिन नहीं है, सैटरडे को ही 20-25 मिनट की ब्रेक के बाद हमने दोबारा शुरू किया है। पिछला लेक्चर हमने यहाँ एंड किया था, बच्चे कह रहे हैं इसी को पहले ख़त्म करें। ठीक है जी, पहले इसी को कर लेते हैं ख़त्म, ज़रा ब्रेक के बाद फ्रेश आए हैं ना। एन एंटिटी शेल सीज कैपिटलाइजिंग। अच्छा, सस्पेंशन ज़रा जल्दी में पढ़ा था, दोबारा पढ़ते हैं। एंटिटी शेल सस्पेंड कैपिटलाइजेशन। सस्पेंशन और सिजेशन में फ़र्क समझ आता है? सस्पेंशन है आर्जी तौर पे रोकना और सिजेशन है मुकम्मल तौर पे रोकना। सस्पेंशन कब करेंगे? एंटी शेल सस्पेंड कैपिटलाइजिंग ड्यूरिंग पीरियड इन विच इट सस्पेंड्स एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड। और ऊपर लिख चुका है वो कि एक्टिव डेवलपमेंट यानी कि अंडरटेक्स नेसेसरी एक्टिविटीज टू प्रिपेयर एसिड में एक्टिविटी नेसेसरी टू प्रिपेयर एसिड फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल में इंक्लूडेड है टेक्निकल और एडमिन वर्क, जो कि उसने यहाँ पे लिखा है प्रायर, लेकिन बाद में भी वो क्या कह रहा है, जब एक्टिव डेवलपमेंट रुकी हुई हो। अब एक्टिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है किसी ऐसी वजह से जो उस प्रोसेस का नॉर्मल हिस्सा नहीं है। जैसे आपके सरों की वीडियो बन रही है, जल्दी बैठ जाए। वो सर जो आगे कैमरे के आगे थे। अगर प्रोडक्शन आपकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का इंटेग्रल पार्ट नहीं है वो सस्पेंशन, जैसे हमने कहा था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, इस वजह से उन्होंने काम रोका हुआ है। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी का मसला है, काम रुका हुआ है। अनयूजुअल रेन, बारिशें एकदम से होने लग गई हैं, ऐसे होता नहीं था, और 1 महीने के लिए काम रुक गया वहाँ पे। जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आ गई, ज़मीन खोद रहे थे, नीचे से ज़मीन नरम मिट्टी आ गई, गीली आ गई, पानी जल्दी निकल आया। ऐसा काम जो उस कंस्ट्रक्शन का नॉर्मल पार्ट नहीं है, उसमें जो डेवलपमेंट रुकेगी उसे कहते हैं एक्टिव डेवलपमेंट रुकी हुई। और अगर उस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा ही है वो सस्पेंशन, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि लंटर डालने के बाद कुछ अरसा आपने रखा, उसको खुश्क हो ले, पक्का हो ले, या एक खास स्टेज पे पहुंच के कंस्ट्रक्शन को रोक के फिर उसकी प्लानिंग की जाती है, उसका कोई नक्शा दोबारा बनाया जाता है, उसके अंदर कोई टेक्निकल एडमिन काम हो रहा होता है, तो इसमें हम कहते हैं कि यार ये कोई एक्टिव डेवलपमेंट रुकी नहीं हुई, ये उसका नॉर्मल प्रोसेस ही ऐसा है कि इसने यहाँ पे पॉज होना होता है, तो उसको रुकना नहीं कहेंगे। तो कब रोकेगी, सस्पेंड करेगी एंटिटी कैपिटलाइजेशन? जब वो एक्टिव डेवलपमेंट को सस्पेंड किए बैठी हो। However, if suspension is necessary part of process of getting acid ready, then borrowing cost will be capitalized. फिर सिजेशन की बारी आती है, ये इंपॉर्टेंट बात। An entity shall cease capitalizing borrowing costs when substantially all the activity necessary to prepare qualifying acid for intended use or sale are complete. अब वो क्या कह रहा है यहां पे, पहले उसने क्या कहा कि जब substantially सारी एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर एसिड फॉर इंटेंडेड यूज और सेल कंप्लीट हो जाएं। अब सब्सटेंशियली के वर्ड की वजह से IS 16 और इसने थोड़ा सा फर्क डाल दिया, तो आगे क्या कहता है, पढ़ो। An acid is normally ready for its intended use or sale when physical construction of acid is complete, even though routine admin work might still continue. If minor modifications such as decoration of property to purchasers or user specification or all that are outstanding, this indicates that substantially all the activities are complete. बात समझ आई? अच्छा, when an entity completes the construction of a qualifying acid in parts, ये बात जी, इसका क्वेश्चन देखा था हमने गालिबन, कोई एक आधा नहीं देखा तो आ जाएगा। मतलब सादा सी बात है, आप बल्कि देखा तो था क्वेश्चन, हमने टेक्सटियो वाले सवाल के अंदर क्या देखा था, टेक्सटियो वाला ही था मेरे ख्याल से। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री वाज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर बट ड्यू टू माइनर मॉडिफिकेशन इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर यूज अंटिल 31 दिसंबर। तो यहाँ पे हमने सिजेशन कब कर दी थी IS 23 के तहत? पार्ट वाला तो मैंने भी पढ़ाया नहीं, मुझे लगा शायद पिछले की बात कर रहे हैं, वो तो मैं अभी समझाने लगा, ठीक है, वो एग्जाम्पल ही है, लेकिन इतनी आसान एग्जाम्पल है कि वो समझ आ जाएगी बात, वो मैं अभी देने लगा था, मुझे लगा शायद अब इसकी बात कर रहे हैं। तो सब्सटेंशियली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी, छोटे मोटे काम रहते थे, तो हमने यहाँ पर सिजेशन कर दी थी, ये मैंने पढ़ा दिया था उसको, ठीक है।
और फिर 1 महीने बाद IS 16 के हिसाब से रेडी टू यूज हुआ वो जाके, ठीक है। अच्छा, ये इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे हम एक ये 4 दीवारी के अंदर एक कंपाउंड बना रहे हैं, कंपाउंड है ये, ठीक है। और इस कंपाउंड के अंदर हमने हॉस्टल्स बनाने हैं 4, ठीक है जी, यानी कि 4 ब्लॉक्स हमने बनाने हैं इसमें, और दरमियान में थोड़ा सा ऐसे सहन सा छोड़ेंगे, ठीक है। और भाई चल ले, कर ले, तेरी मेहरबानी। ये जनाब हम हॉस्टल्स बना रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या स्टूडेंट्स के लिए जैसे, ठीक है जी। तो ये 4 ब्लॉक्स हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जी। ये आपको सोचने की ज़रूरत है, नक्शा है ये, ठीक है। अब ये सब के ऊपर इकट्ठा काम भी चल सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि हम यूं करें कि एक को पहले कंप्लीट करें, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। अब ये ओवरऑल एक कंपाउंड है, ठीक है, जो हमारी बिल्डिंग होगी, जिसको हम हॉस्टल्स कह सकते हैं। लेकिन उसके अंदर अलग अलग 4 बिल्डिंग्स हैं जो अलग अलग रेडी टू यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। हमने जब अबू बकर ब्लॉक को कंप्लीट करना है तो हम एम्प्लॉयज़ को, लेबर को, स्टूडेंट्स को वहाँ पे शिफ्ट करके उसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जैसे जैसे बनते जाएं, जो बनते जाएं, उन पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना रोक के उसको IS 16 में मूव कर दें और बाकियों के ऊपर काम चलता रहे। तो वो यही बात यहाँ पे कर रहा था, सुनिएगा। इफ एंटिटी कंप्लीट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट इन पार्ट्स and each part is capable of being used separately, while construction continues on other parts, the entity shall cease capitalizing borrowing cost when it completes substantially all activities necessary to prepare that part for its intended use or sale. लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है, ये अलग अलग यूज़ हो सकते हों। लेकिन दूसरी तरफ मिसाल के तौर पे आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं जिसमें आपने ये मार्कर प्रोड्यूस करने हैं। अब वो एक पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसके अंदर कई डिपार्टमेंट से होकर अल्टीमेटली इसने एंड पे जाके निकलना है। तो आप पहले वाला, बल्कि इससे आसान एक मिसाल में समझाता हूँ आपको। आपने कपड़ा बनाना है, ठीक है जी। अब वो कपड़ा बनाने के लिए आपने 4 प्लांट लगाने हैं। एक में आपने कॉटन इनपुट करनी है, उससे धागा बन के निकलना है, फिर आपने इंटीग्रेट किया उसको इस तरह से, वो धागा उसके अंदर भी कई प्रोसेस होते हैं कि पहले वो जिनिंग करते हैं, उसके बाद फिर उसको वो डाइंग से गुजारते हैं, फिर उसके बाद वो लूमों के ऊपर चढ़ता है, फिर उसके बाद निकल के वो प्रोसेस होते हैं 3-4। अब 3-4 प्रोसेस, 3-4 अलग अलग किस्म की मशीनें जो हैं वो लगी होती हैं उसमें। तो अब पहली मशीन लगने के बाद आप कहें जी ये अब इसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना रोक दें, तो ये तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो इनपुट होकर आउटपुट तक जाते जाते 4 प्रोसेस से गुजरता है। तो वो चारों मशीनें जब तक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, वो फैक्ट्री एज अ होल कैपेबल ऑफ बीइंग यूज सेपरेटली नहीं है। हॉस्टल्स की मिसाल डिफरेंट थी, हर ब्लॉक अलग से यूज हो सकता था, अपना कैपेबल है अलग से यूज होने के लिए, तो उसमें आप अलग अलग रोकते जाएं, सजेशन करते जाएं। लेकिन अगर एक फैक्ट्री लगा रहे हैं जिसके अंदर 4-5 प्रोसेस के लिए अलग अलग प्लांट लगे हुए हैं, तो फिर जब तक आखिरी प्लांट भी लग नहीं जाता, वो पूरी फैक्ट्री एज अ होल काम में नहीं आ सकती। तो फिर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते रहना है जब तक के आखिरी हिस्सा भी ना बन जाए, ठीक है। मसलन उन्होंने कहा अ बिजनेस पार्क कंप्राइजिंग सेवरल बिल्डिंग्स, ये इसकी मिसाल आ गई। Each of which can be used individually is an example of qualifying asset for which each part is capable of being while construction continues on other parts. Capitalization of borrowing costs will cease for each part when the part is substantially complete even though work. मसलन अगर ये एक पार्क है तो इसके अंदर ये जनाब जिम है, ये जनाब टेनिस कोर्ट है, ये कोई क्रिकेट का ग्राउंड बना हुआ है, और ये जो है वो कोई सिटिंग एरिया बना हुआ है। तो अब ये अलग अलग यूज़ होने के काबिल अगर हैं तो ठीक है, सही है। देखो इस एसिड की कॉस्ट में जब अगर ये अलग अलग चल रही है तो इसकी कॉस्ट इनकर हो ही रही होगी तब जब ये बन रहा होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये इकट्ठे हमने बनाने शुरू कर दिए तो फिर सब में, अब जैसे हमने एक लोन से 2 एसिड बनाए थे क्वेश्चन बैंक 3 में, गूगली में, तो ऐसे ही है, जितना यूज़ हो रहा है, नहीं यूज़ हो रहा तो उसके अंदर नहीं। आप अब अगर आपने लोन इसमें यूज़ अभी किया ही नहीं, ये शुरू ही नहीं किया, तो इसमें कौन सी कैपिटलाइज करेंगे, कोई कॉस्ट आएगी नहीं, ठीक है। लेकिन an example of qualifying asset that needs to be completed before any part can be used is an industrial plant involving several processes which are carried out in sequence at different parts of plant within the
such as a steel mill. In such case, capitalization shall cease when the whole asset is substantially complete. Simple. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पेज है हमारा काफी। अच्छा जी, अब ये भी एग्जाम्पल ने बड़ा आपको तंग सा किया होना, क्या ख्याल है, किया था? अगर आपको चलो पढ़ ही लेते हैं पूरा, अगर आपको क्या फिर। कॉर्ड लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स। करंटली कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग, इसका अपना पावर प्लांट, बिजली अपनी बनाएंगे जिन्होंने सोचा है, ठीक है। द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड ऑन जनवरी 3, वर्क स्टार्टेड, चलो, विद कंपनीज ओन फंड्स, अपने फंड से इन्होंने काम शुरू कर दिया। सब्सिक्वेंटली कॉर्ड लिमिटेड बोरोड अ लोन फ्रॉम ZBL बैंक टू फाइनेंस प्रोजेक्ट ऑन 2 फरवरी। अब ये ओन फंड्स जो होते हैं ये इक्विटी को कहते हैं, ऐसे ही है। इक्विटी मतलब ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स में पैसे पड़े हैं या आपने नए शेयर इशू कर दी, राइट इशू भी कर सकते हैं आप, आईपीओ भी कर सकते हैं। आईपीओ कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो जनरल पब्लिक को, मतलब शेयर इशू करके भी आप कर सकते हैं। इशुएंस ऑफ शेयर यूं लिख देता हूं। कंपनीज ना, कंपनीज बिजनेसेस नया कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसको आईपीओ करके उससे लोगों से पैसे ले करके उनको ओनर बना करके वो काम शुरू करते हैं, आप अक्सर देखते ही होंगे, ठीक है। होंडा वाले कहें जी हमने भी एसी बनाना शुरू करना है, फैक्ट्री लगा रहे हैं, आए जी आए, आप लोग हमारे ओनर्स बने, होंडा एसी, ठीक है जी। या ग्री वाले कहें हम भी आज के बाद गाड़ियां बनाएंगे, तो फिर देखना पड़ेगा हमें कितना उन पर एतमाद है। अगर हमें एतमाद होगा उस प्रोजेक्ट पे तो नए प्रोजेक्ट में भी हम जाएंगे, यार ये बाकी काम भी अच्छे किए हैं, ये भी अच्छा ही करेंगे। और शुरू में आईपीओ में शेयर सस्ता मिल रहा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो इश्यूएंस ऑफ शेयर भी हो सकता है। और रिटेन्ड अर्निंग्स, अच्छा रिटेन्ड अर्निंग्स तो क्रेडिट में पड़ी होती हैं, मैंने आपको बताया था रिटेन्ड अर्निंग्स के अगेंस्ट, इस क्रेडिट के अगेंस्ट जो डेबिट्स पड़े हैं वो हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे मसलन कैश पड़ा होता है, ठीक है। तो ओन फंड से इन्होंने काम शुरू कर दिया। फिर कहता है जी सब्सिक्वेंटली इन्होंने क्या किया है, सब्सिक्वेंटली इन्होंने 22 फरवरी को एक स्पेसिफिक लोन लिया है। फिर फर्स्ट पेमेंट आउट ऑफ लोन वाज मेड ऑन, अच्छा आउट ऑफ लोन तो 4 मार्च को हुई है, लेकिन जब उसने कहा है कि 3 जनवरी को हमने काम शुरू किया ओन फंड से, तो कंस्ट्रक्शन पेमेंट तो वो भी थी। कमेंसमेंट के लिए डेट गड़बड़ हो रही है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, देखते हैं। ड्यू टू सम, ये तो वो आ गया, ड्यू टू सम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रोजेक्ट रिमेन क्लोज फ्रॉम 15 अप्रैल टू, ये कोई कितने दिन, 20 दिन नहीं 25 अप्रैल है, सॉरी जी, तो 15 दिन काम रुका रहा। अब ये क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से है, तो ये क्या है, नॉन रूटीन। अच्छा जी, तो इसको कंसिडर करना है, यानी बोरिंग कॉस्ट इस पीरियड में कैपिटलाइज, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम हो तो उसको बोरिंग कॉस्ट वर्किंग माइनस नहीं करना। हाँ इनकर हो रहा होगा एक्सपेंस, पीएनएल में चला जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है तो वो अर्न हो रही होगी, लेकिन पीएनएल में चली जाएगी। The work was also stopped for a week from May 23 to May 30 so that necessary plan and layout which can be finalized, तो भाई ये इसको तो ग्रीन सिग्नल दे दें, ये रूटीन सस्पेंशन है, इसलिए इसको क्या करेंगे, इग्नोर। इसको कंसिडर करना है, कंसिडर क्या करना है आपको पता है, और इसको रूटीन को क्या करना है, इग्नोर, ठीक है जी। नेक्स्ट, द प्लांट वॉज कंप्लीटेड ऑन, लें जी वर्क कंप्लीटेड आ गया, एक्सेप्ट दैट सम साइन बोर्ड्स, एक्सेप्ट दैट सम साइन बोर्ड्स, खतरा, हंगामी अखराज, 440 वोल्ट, ऐसे बोर्ड छोड़ लगने रह गए। सम साइन बोर्ड्स कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड अंटिल 10 अगस्त और लोन वॉज रीपेड ऑन 31 अगस्त। कॉर्ड लिमिटेड स्टार्टेड यूजिंग द प्लांट फ्रॉम, अब व्हेन कॉर्ड लिमिटेड, अच्छा आप अपना रूल तो बनाएं, कमेंसमेंट इज लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड। अच्छा लोन रिसीव्ड की डेट बताएं, अब ये स्पेसिफिक लोन की बात हो रही है, 4 ये फर्स्ट, अच्छा वो फर्स्ट पेमेंट है किस दिन जी, 22 फरवरी। फिर वर्क स्टार्टेड 3 जनवरी 2011 और
फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट 3 जनवरी 11। मैंने तो ये नहीं लिखा था, पहले दिन भी ये बात की थी जब बात हुई थी कि फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट बोला है, आउट ऑफ जनरल लोन तो मैंने नहीं बोला। बात समझिए, एसेट जब बनना शुरू हो गया है, कमेंसमेंट जब हो गई है, तो उसके बाद जितना भी इंटरेस्ट है वो उसमें कैपिटलाइज करना है। उस लोन का यूज नहीं आया तो फारिग भी तो पड़ा होता था। लोन आया 1 जनवरी को, वर्क स्टार्ट भी हो गया 1 जनवरी को, फर्स्ट पेमेंट भी 1 जनवरी को हो गई, कमेंसमेंट हो गई। अब लोन सारा इस्तेमाल नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ, बाकी जो पड़ा होता था उसका इंटरेस्ट कहाँ जाता था? कैपिटलाइज होता था भाई, पीएनएल में नहीं जाता था। मैंने कहा कमेंसमेंट हो चुकी है, 300 का लोन लिया था, 50 इस्तेमाल हुआ, 250 पड़ा है, वो 250 इन्वेस्ट होके इनकम निकलती थी, तो इंटरेस्ट तो पूरे 300 का 300 आप कहाँ पे ऐड करते थे? एसिड की कॉस्ट में। ठीक है, तो ये असल में प्रॉब्लम चाइल्ड था इस सवाल के अंदर। यहाँ पे आप लोगों ने अन्यवा क्या लिया जी? क्या लिया जी? हालांकि फर्स्ट उसने क्या बोला है? द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड ऑन 3 जनवरी विद कंपनीज ओन फंड्स। तो भाई इसी दिन ही फिर पे किया होगा उन्होंने, तो ये कमेंसमेंट डेट थी। सीजेशन वर्क कंप्लीशन पर कोई नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया जी, वो देख लेते हैं। अच्छा देख लेते हैं, प्लीज इधर आए जरा, बोले 31 जुलाई 2011। अब मेरी कमेंसमेंट डेट है 22 फरवरी और सिजेशन डेट है 31 जुलाई। तो ये जितने महीने बनते हैं ये मैं इंटरेस्ट क्या कर दूंगा? कैपिटलाइज। ठीक है जी, अब जरा पढ़ लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। व्हेन कॉर्ड लिमिटेड शुड स्टार्ट कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट? मेरा जवाब है 22 फरवरी 2011। यहाँ पे 4 मार्च लिखा गया, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। हाँ लेटर क्या है? 22 फरवरी नहीं है लेटर जी। लोन तो किस दिन आया है? लोन किस दिन आया है? तो उस दिन से इनकर होना शुरू हो गया है। लोन लेटर कौन सा है इसमें से? 22 फरवरी है ना? बेटा लोन में से पेमेंट 4 मार्च को हुई है, लेकिन लोन का इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज होने लग गया था। ये इस जवाब पे ना जाए, मैं ये मुझे नहीं पता किसने चेंज किया है। लास्ट टाइम वाला मैं दिखाऊं, इसमें फरवरी होगा, मैं इसको चेक करूंगा। जी हाँ, ये मतलब मुझे लगता है किसी ने चेंज किया मुझसे, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं अपने जवाब पे कायम हूँ। मेरी बात समझिए, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरा एक लोन आया 1 जनवरी को, लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट। अपना आप सवाल बनाते हैं। हमारी कमेंसमेंट डेट आ गई 1 जनवरी, उसके बाद सिजेशन, हम कहते हैं जी मसलन वर्क कंप्लीट हो गया 30 सितंबर पे। ठीक है जी, अब कितने महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है? अच्छा, अब मैंने रिसीट पेमेंट बनाना है। ठीक है जी, डेट, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक लोन, बैलेंस। 1 जनवरी 2000 जो भी है, 1 जनवरी पे लोन रिसीव्ड कितना? मसलन 300। ठीक हो गया। इसी दिन फर्स्ट पेमेंट भी हुई है। फर्स्ट पेमेंट मसलन हुई 50 की, मैंने बोला था। कितना बैलेंस बचा? 250। और डिब्बा लगा दे, लगा दे डिब्बा, बच्चे फंस गए, लगा दे जल्दी से जी, 250। ठीक हो गया। उसके बाद फिर मसलन हुई जनाब 1 अप्रैल को सेकंड पेमेंट हुई, 200 की हो गई, 50 फिर बच गया। उसके बाद फिर जनाब मसलन 30 सितंबर पे, तो मैं कहता हूँ जी 30 सितंबर कर लो, 30 सितंबर पे थर्ड पेमेंट मैंने कर दी। कितनी जी? बस कहानी खत्म। अब इस हिसाब से अगर आप बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड निकालें, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन। अब मुझे बताइए
इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन आप कितना लेते थे? पूरे 300 पे नहीं ले लेते थे? नहीं, आप ऐसा करें, आप 250 पे लें, बल्कि नहीं आप सिर्फ 50 पे लें, क्योंकि यूज तो सिर्फ 50 हुआ है। तो बस ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है तो फरवरी ही मुनासिब डेट है। इसको मैं सही करा देता हूँ, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। अब 300 इंटू मसलन इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% और ये पूरे 9 महीने का इंटरेस्ट आप क्या कर देते थे? कैपिटलाइज। ठीक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए जो है वो आप लेस करते थे ऐसे, इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए। अब वो आप क्या करते थे जी, ये 250 पकड़ा, इस पे मसलन 8% और मसलन जितने महीने बन रहे हैं इसी तरह से प्लस करते थे, और इसी तरह से दो ही आने बस, 50 इंटू 8% इंटू, तो यहां पर आप बेशक माइनस कर दें, उस हिसाब से चलते थे। तो इसको जरा देखिए, एक मिनट जरा पॉज कीजिएगा भाई जी। तो मेरे हिसाब से जिस दिन फर्स्ट पेमेंट हो जाए प्रोजेक्ट पे, जैसे मसलन क्या हुआ, एक मिनट, या जैसे मसलन आपने ओन फंड्स की बजाय जनरल लोन यूज किया होता, तो जनरल लोन की डेट ऑफ पेमेंट से कैपिटलाइजेशन शुरू कर नहीं देते थे? बोलो, लोन अगर स्पेसिफिक बाद में आया तो वो तो अलग बात है, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से यहां पर 22 फरवरी है, इसको सही कर लें, करेक्शन कर लें, 22 फरवरी 2011। बाकी फिर इस पे मजीद R&D कर लेंगे, मैं ICAP से पूछ लूंगा, एग्जाम्पल उन्हीं की है, ठीक है, वो जैसे कहेंगे फिर उसके बाद देख लेंगे। बहरहाल यही है इसका आंसर, ठीक है। बाकी तो सारे इजी थे, मसला इसी में ही था, जैसे मैंने कहा था ये होमवर्क में कर लें। नेक्स्ट, फर्स्ट पेमेंट 3 जनवरी को कैसे हुई है, ये पढ़ो जरा जुमला। द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड ऑन 3 जनवरी विद कंपनीज ओन फंड्स, मतलब जिस दिन काम शुरू हुआ उस दिन ओन फंड्स यूज किए हैं। तो ओन फंड्स किस लिए फिर यूज किए हैं? नहीं, ओन फंड्स किस दिन यूज किए हैं, किस लिए यूज किए हैं? फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है विद ओन फंड्स, मतलब बेटा देखो, पेमेंट आउट ऑफ जनरल लोन मार्च में हो रही है, कंस्ट्रक्शन जब ओन फंड से शुरू हुई है तो इसका मतलब बता दो मुझे। अगर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है विद ओन फंड्स तो इसका मतलब बता दो मुझे। अपने पैसे लगाए हैं, मतलब ओन फंड्स यूज किया है, तो इसलिए फर्स्ट पेमेंट जो है ये ओन फंड्स की डेट से ही है, ठीक है जी। ओके, फर्स्ट पेमेंट हमारी 3 जनवरी 2011 को है। ओके, डन जी। इंटरेस्ट तो नहीं है बेटा, इंटरेस्ट तो नहीं है, ओन फंड्स पे इंटरेस्ट तो नहीं है, सिर्फ ये डेट लेटर ऑफ में डालने के लिए लिखी है। अगर यहाँ पे 4 मार्च लेते हैं तो आप 4 मार्च से उसकी कैपिटलाइजेशन शुरू करेंगे, मेरे हिसाब से 4 मार्च से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कमेंसमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुकी हुई है, जब क्योंकि हमारा ये वाला असूल पूरा हो चुका हुआ है। इट अंडरटेक एक्टिविटी नेसेसिटी टू पे एसेट तो शुरू हो ही गया था। इनकर्स एक्सपेंडिचर ऑन एसेट, जरा पढ़ो, इट इनकर्स एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट। आउट ऑफ जनरल लोन लिखा हुआ है कहीं पे, स्पेसिफिक लोन लिखा हुआ है कहीं पे? नहीं ना लिखा हुआ, इसलिए सवाल के जवाब पे ना जाएं। मैंने, वो बच्चे ने बताया पिछली बुक के अंदर वो यही था, ये शायद गलती से 4 मार्च लिखा गया होगा, मुझे इसका पता नहीं है। मैं हर दफा ये समझाता हूं बच्चों को यही वाला पॉइंट, तो इसलिए आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ, तो ये बात गलत है। ये हर दफा मैं इस बच्चों को ये पॉइंट ऐसे ही समझाता हूं, ये गलती से शायद 4 मार्च लिखा गया, मुझे इसका नहीं पता। ये पिछली दफा वाली बुक के अंदर यहाँ पे 22 फरवरी ही है। ओके, जी बिल्कुल ऐसे ही करते थे। हाँ, लेकिन उसमें फर्क ये होता था बेटा कि फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट तो पहले दिन से होगी, लेकिन लोन नहीं ना आया होता था, तो वो डेट लेटर इस तरफ चली जाती थी। यानी मिसाल के तौर पे यहीं पे लोन रिसीव्ड अगर आता मसलन 4 मार्च को ही, तो फिर तो लड़ाई खत्म होगी तुम्हें। तो लोन रिसीव की डेट का मसला है, ठीक है। तो भाई 4 मार्च नहीं है, ये 22 फरवरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलें आगे। हाँ जी, हाँ तो लेटर क्या है इसमें से? लिखी है ना,
चांद लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड वर्क स्टार्टेड फर्स्ट पेमेंट। लड़ाई हमारी इस वक्त चल रही है वर्क, ये फर्स्ट पेमेंट कौन सी हो। बच्चे कह रहे हैं जी फर्स्ट पेमेंट रखें, कितने गई, ये रखें कि फर्स्ट पेमेंट आउट ऑफ लोन वाज इतने। मैं कह रहा हूं नहीं, फर्स्ट पेमेंट प्रोजेक्ट के लिए आउट ऑफ ओन फंड्स हो गई थी। बेटा इस जुमले का मुझे मतलब समझा दो आसान उर्दू में, जरा पढ़ो पढ़ो जरा। अपने फंड से मतलब, हाँ तो कंस्ट्रक्शन पेमेंट आउट ऑफ स्पेसिफिक लोन की बात तो कहीं नहीं लिखी हुई। जुमला पढ़ाया स्टैंडर्ड का आपको, क्या, इट इनकर्स एक्सपेंस फॉर द एसेट फ्रॉम जनरल लोन, फ्रॉम स्पेसिफिक लोन, फ्रॉम ओन फंड्स, इट इनकर्स एक्सपेंसेस फॉर द एसेट। तो ये ज्यादा बहस इसमें पता है क्यों हुई है, सवाल किताब में गलती की वजह से। वरना जब समझाता हूं बच्चे कहते हैं हाँ जवाब में वही लिखा हुआ है। अब वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। मैं हर दफा पढ़ाता हूं ये बात, ठीक है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कमेंसमेंट में लेटर ऑफ लेना है तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट की बात हो रही है, कहां से हुई है इसकी तो बात ही नहीं हो रही। तो इस सवाल में लड़ाई ये है, सवाल में लड़ाई ये चल रही है हमारी कि फर्स्ट पेमेंट यकम ये 3 जनवरी को लें या फर्स्ट पेमेंट 4 फरवरी को लें, 4 मार्च को, ठीक है। तो भाई फर्स्ट पेमेंट तो 3 जनवरी को आउट ऑफ ओन फंड्स हो गई है, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन उस पे इनकर होना शुरू हो गया एक्सपेंस। तो अब फिर बोरिंग कॉस्ट को उस दिन से कैपिटलाइज करें अगर लोन आ गया तो, ठीक है जी। फेब का पूरा महीना नहीं लेंगे, 22 फरवरी से शुरू हुआ है, मतलब इसीलिए सवाल जो है उसके अंदर उसने ये नहीं पूछा कि कितना कमेंस, कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है। ये 22 फरवरी का मतलब है 8 दिन नहीं, कितने दिन बनते हैं, 6 दिन। 6 दिन यहां पर डेज के हिसाब से चले तो 6/30 कर लें, आपको पता लग जाएगा कितना कितना बनता है। 10 28 कर लो, 28 कर लो, 0.3 मंथ, फिर पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई। तो ये बना जनाब 1 2 3 4 5। जो सवाल अगर कर रहे होते तो 5 कितना बना, 5.3 मंथ्स। बैंक दिनों के हिसाब से करेगा, अगर उसने दिनों के हिसाब से दिया हुआ 22 को आ गया तो उस दिन से इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। मसला क्या है, पर एनम इंटरेस्ट है, डिवाइड करो 12 से, पर मंथ बन जाएगा, डिवाइड करो 365 से, पर डे बन जाएगा। घंटों से डिवाइड ना करो, अच्छा नहीं लगता, पर घंटा भी आ जाएगा इंटरेस्ट। जैसे डेप्रिसिएशन है, ईयर से डिवाइड करो पर ईयर, मंथ से डिवाइड करो पर मंथ, डे से डिवाइड करो पर डे, तो इंटरेस्ट पर डे भी निकल सकता है, नो इशू। लेकिन इस सवाल में रिक्वायरमेंट ये नहीं थी। तो आपने देखा है बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन वाले सवालों में नॉर्मली वो आपको पूरा महीना देता है या 1.5 महीना करेगा, 2.5 महीने करेगा, इस तरह से दिन नहीं होते। हो जाए तो मसला कोई नहीं है, क्योंकि आपको सवालों की रिक्वायरमेंट में नजर आता होगा कि उस वर्किंग को करो मंथली बेस पर। कभी मंथली बेस का मतलब ही क्या है, 6 दिन भी हैं तो उसको 0.3 मंथ कह देना, डेली बेस पे ना जाओ तो 0.3 मंथ्स। और फिर ये तो 5.3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर लो, बाकी जो है वो एक्सपेंस आउट कर दो। 22 फरवरी आई की बुक में हम कामयाब हो गए, हम कामयाब हो गए। मैं कह तो रहा हूं यार गलती है ना सवाल में, वो नहीं मानेंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे बस। मैंने आपको लॉजिकली समझाया, ठीक है। बहरहाल आगे आपकी मर्जी है। भाई कह रहे हैं जी ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें। आई कैप की बुक से भाई ने फौरन, मेरा वैसे ऑडिट ही कर लिया उन्हें, या अल्लाह शुक्र है, दस्ती उन्हें ऑडिट किया है। भाई आई कैप की एग्जाम्पल है, और आई कैप की किताब के अंदर वो कह रहे हैं जी जवाब 28 ही लिखा हुआ है। मैं फिर भी आपके कहने पे मैं आई कैप को ईमेल कर दूंगा कि जी बच्चे कह रहे थे ये बात आपके कहने पे, लेकिन अगर मुझे याद रहा तो ठीक है। अच्छा चलो आगे चलें, आप बहुत टाइम ज़ाया कर लिया फजूल बात पे, उस्ताद की बात मान लेते हो। इसको करेक्ट कर लें जी, ये बुक के अंदर गलती है, बाय वर्च्यू ऑफ, कहते हैं ना बतकाज़ा बशरियत, गलती हो गई है ये उनसे, जिन लिखने वालों से। आप पिछली दफ़ा की बुक देखेंगे तो उसमें 22 ही था, बच्चे बता रहे हैं। अच्छा जी सुने, आगे कहता है सस्पेंड करो कैपिटलाइजेशन। ओहो, शुड कॉर्ड लिमिटेड सस्पेंड कैपिटलाइजेशन फ्रॉम मार्च, ये अप्रैल वाला, हाँ यस, एंड शुड कॉर्ड सस्पेंड कैपिटलाइजेशन मई वाला, नो। व्हेन कॉर्ड वुड सीज कैपिटलाइजेशन, द प्लांट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 जुलाई। 10 अगस्त तक नहीं करना, 31 अगस्त तो लोन वापस हो रहा है,
इंटरेस्ट इनकर होता रहेगा, पीएनएल में चला जाएगा। कैपिटलाइज करना किस दिन रोकना है? 31 जुलाई पे, यही लिख दो ऐसे, 31 जुलाई 2011। ठीक है जी, ओके जी, चल अच्छा जी, नोट फरमाइए, करेक्शन समेत पिक्चर ले लें ताकि बाद में आप मुकर ना सकें। ये मैंने समझाने की कोशिश की है वैसे कि जिस दिन काम शुरू हो गया उस दिन से ऑनवर्ड इंटरेस्ट जा रहा है, सारे लोन का इंटरेस्ट जा रहा है। ठीक है, तो तीनों शर्तें जब पूरी हो जाए स्टैंडर्ड का, तो उसके बाद बोरिंग कॉस्ट के अप्लाई करना। अब स्पेसिफिक लोन की नेचर ये होती है कि वो सारा आया इसी के लिए है, तो सारा इंटरेस्ट जा रहा है। जनरल लोन जब तक यूज ना हो तब तक उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं, तो बस बहुत टाइम आया मैंने इम्पेयरमेंट करानी फजूल में ऐसे ये एग्जाम्पल की थी, इसमें तो कोई मसला नहीं आया होना। बोलो है मसला? करा दूं? ये बता दो किस किस ने किया ये एग्जाम्पल। अगली ये कम बच्चों ने क्यों की है? इस पे अड़ गए थे? नहीं, इस पे तो आप लोगों ने फटाफट मार्च 4 देख के खुशी खुशी कर लिया होने। फंसते तो तब जब यहाँ पे 22 फरवरी होता, फिर आप लोग आके आते साथ सर ये एग्जाम्पल समझा दें। मेरा पास तजर्बा ये था, मैं भी कहूँ चुप क्यों है, अभी देखा कि यार इधर क्या लिखा हो। अच्छा जी भाई, ये एग्जाम्पल 9 देख लो, पढ़ लेते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन है 2005 में होटल, बोरिंग कॉस्ट 3 लाख की इनकर हुई है, लोन पे इनकर हुई है, बैंक को देनी है। लोन स्पेसिफिकली 1 जनवरी को रेज हुआ था फॉर सोल पर्पस ऑफ यही कंस्ट्रक्शन। हाउ मच ऑफ इंटरेस्ट मे बी कैपिटलाइज्ड अज्यूमिंग 2 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज। बिल्डर्स गो ऑन स्ट्राइक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ। अब ये सस्पेंशन रूटीन है तो फिर नॉन रूटीन है, तो फिर 3 लाख तो पूरे मतलब साल का उसने इंटरेस्ट बताया था, 2 महीने इसमें से निकाल देने थे, यानी ये 300 है इनटू, मैं यूं कहता हूं जी 12 माइनस 2/12, ऐसे ही करते थे ये पहले केस में। और दूसरे केस में कहता है बिल्डर्स ऑफ होटल हैड टू वेट फॉर 5 डेज फॉर, नहीं इसको इग्नोर करते हैं, वो 300 ही रहना रूटीन। ठीक है, चलो अब इसको बाद में करेंगे, अब आज काफी बहस हो गई। ये वाला सफा अब रह गया 57, रह तो यही गया, लेकिन ये डिस्क्लोजर समेत पढ़ाना है, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अब इसको कल कर लें। पहले ही आप लोगों ने इस पर बहुत टाइम लगा दिया, एमसीक्यूज फटाफट करके मैंने इम्पेयरमेंट ना रीवैल्यूएशन के साथ करानी है, जिस मकसद के लिए आपको बुलाया हुआ है। ये तो बाकियात हैं, ये तो चलती रहेंगी जब तक नहीं होगा। खैर एक एमसीक्यू भी रहता है, किसी वक्त कर लेंगे। IAS 16 में रिड्यूसिंग बैलेंस वाला मैंने कराना है, आपको होमवर्क दिया था, रहता है तो रहता है, कभी तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। मुझे याद है, मुझे ये भी याद है कि IAS 40 के अंदर आपका एक टेस्ट का सवाल डिस्कस होने से रहता है, और ये आपको नहीं पता कि वो पास पेपर का आखिरी सवाल था, मतलब वो भी रहता है। फिर मुझे ये भी याद है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में 2 सवाल आपको दिए थे, एक डिस्कशन वाला, एक एंट्रीज वाला, स्टार PLC डिस्कस होने से रहता है कोई मसला, आखिरी क्लास तक हो जाएगा। और मेन काम इस वक्त जो चल रहा फोकस करेंगे, ये सारी चीजें ऐसे ही पूरी होंगी इंशाल्लाह, कुछ नहीं छोड़ेंगे अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, जरा MCQs पे आ जाए। ये MCQs अगर फड़का देना तो फिर सिर्फ रह जाएगा वो एक सफा जो आखिर में छोड़ के आए हैं। 21 MCQs हैं, जिसमें से पास पेपर वाले 14 तक तो मैं उलट आऊंगा, उसके ऊपर जो आप कहेंगे उस पे आऊंगा, सारे नहीं कराऊंगा। पेज नंबर नहीं मिल रहा होगा अब, कहता है 110 सफा तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई पार्ट 1 ना तकरीबन कितने मिनट का हो गया हैं? 33 मिनटा च इन्होंने एक सवाल किया है वाला, अस्तगफिरुल्लाह। कोई बात नहीं, हाँ हमें क्या मसला है, कौन सा आगे को क्लास है? जोहर के बाद है यार। मसला मुझे होना चाहिए, जो घर बता के आया था 12 बजे आ जाऊंगा, मसला तो मुझे होना चाहिए। Which of the following statement is or are correct as per IAS 23? Entity should cease capitalizing borrowing costs only when asset is available for, no, when substantially all activities to complete the asset are finished then cease borrowing costs। ये कोई नहीं है कि लाजमी है कि जब तक अवेलेबल फॉर यूज ना हो, अवेलेबल फॉर यूज होता है तो छोटा मोटा काम कभी कभी पड़ ही जाता है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। अच्छा ये वैसे ही साथ लग गया, ये ऐसे होना चाहिए था 1 2, ऊपर तो क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग अ पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड। नो, फिर तो लड़ाई खत्म हो जाती। मतलब जिस दिन लोन लिया है
उस दिन से लेके जिस दिन तक लोन है। ऐसे नहीं है, यकम जनवरी को लोन आया 31 दिसंबर तक वापस नहीं हुआ, पूरे साल का इंटरेस्ट इनकर होना है, लेकिन कैपिटलाइज होना शुरू होगा मसलन यकम मार्च से, और फिर सीज हो गया 31 जुलाई पे। अब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने का कैपिटलाइज, बाकी सारा 7 महीने का एक्सपेंस हो। अब क्या ये बराबर है? इनकर हुआ 12 महीने का, मतलब 1 रुपया 1 महीने का, मसलन 12 रुपए, और कैपिटलाइज हुआ 5, तो ये कैसे हो सकता है? ऑलवेज नहीं। हाँ, इट मे बी इक्वल, मतलब लोन रिसीव हुआ यकम जनवरी, वर्क स्टार्ट हुआ यकम जनवरी, फर्स्ट पेमेंट यकम जनवरी, तो कैपिटलाइजेशन शुरू होगी यकम जनवरी से। मेरे ख्याल में अगर सस्पेंशन रूटीन कह लें, रूटीन सस्पेंशन कह लें, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 17 हमने किया था, रूटीन सस्पेंशन में 12 महीने का सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ था, वही इनकर हुआ था, वही कैपिटलाइज हुआ था। अच्छा, सस्पेंशन नॉन रूटीन आ गई तो भी वो महीना निकल कर उधर चला जाना है पीएनएल में, तो इनकर होना और कैपिटलाइज होना हमेशा बराबर नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो बोथ आर इनकरेक्ट लिखा हुआ है। अच्छा चलो ठीक, बोथ आर इनकरेक्ट, सही है ना, नन इज करेक्ट। अंडर IS 23 के नीचे एक्सपेंडिचर्स ऑन अ क्वालिफाइंग एसेट फॉर कैपिटलाइजेशन पर्पसेस डू नॉट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एसेट इनकर्ड इन। ये कैसी बात कर रहा है? कह रहा है खर्चों में वो खर्चे नहीं होने जो पिछले साल हुए। वे CWIP किया नहीं था, चल रहा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल कहता है एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसिड में पिछले साल जो उस क्वालिफाइंग एसिड का खर्चा हुआ वो नहीं लेना। भाई लेना है, क्यों नहीं लेना, ये तो होना है। वो कह रहा है कौन सा नहीं शामिल, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड। अच्छा, वो मादरत के साथ आखिरी सफा रहेगा, उसमें था यही पॉइंट, उसमें यही लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग। मैंने पढ़ाया नहीं है पर चलो फिर भी जबानी जितनी एक लाइन सुन लो, जाएंगे उस सफे पढ़ भी लेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसिड इज रिड्यूस्ड बाय प्रोग्रेस पेमेंट एंड ग्रांट। ये दो चीजों की वजह से वो जुमला लिखा हुआ, आगे एग्जांपल फिर समझेंगे तो जब मैं कराऊंगा तो, ठीक है। तो प्रोग्रेस पेमेंट से भी रिड्यूस होता है, यानी एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट इंक्लूड इफेक्ट ऑफ प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव। ये ऊपर एक्सपेंडिचर पिछले साल वाला ऐड हुआ पड़ा होता है, प्रोग्रेस पेमेंट इसको कम करती है, गवर्नमेंट ग्रांट इसी एसेट रेट कम करती है, लेकिन ये वाला नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ वो कह रहा है अभी जो खर्चा हुआ ही नहीं है वो एसेट में कैसे ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट डज नॉट इंक्लूड, क्योंकि उस जो जब सफा पढ़ाऊंगा ये MCQ दोबारा फिर करा दूंगा, उसमें जुमला लिखा ही यही हुआ है कि जो इनकर होनी है कॉस्ट फ्यूचर में, जो हो चुकी हैं वो उसका हिस्सा है, और वो रिड्यूस करेंगे प्रोग्रेस पेमेंट। मतलब पैसे अगर आ जाते हैं, आपने खर्चा किया हुआ है और अगले ने पैसे दे दिए हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू असल में ये बात लिखी हुई थी, कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, 2019, हाँ जी, बड़ा मुश्किल MCQ था, 1 नंबर का है ये। सिग्मा लिमिटेड बोरो 10 million फ्रॉम बैंक ऑन यकम जुलाई एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 15 टू परचेज अ डिलीवरी ट्रक। SL paid 6 million immediately to supplier and advance on Yakam Mai 24. SL paid additional 2 million upon delivery. The remaining 2 million was paid to the SL invested surplus fund from the. What amount of borrowing cost can be capitalized? 1030? हाँ, 820000 1 लाख। बेटा होश के नेज़ लें, हमने परचेज करना है डिलीवरी ट्रक, परचेज करना है तो वो तो खरीदते ही रेडी टू यूज है, उसने वो मतलब चलने में अच्छा खासा अरसा नहीं लेना, ऐसी कोई बात यहाँ नहीं लिखी हुई। तो ये तो इंट्रो वाला कॉन्सेप्ट था। अब धोखा देने के लिए क्या कह रहा है, थोड़े से पैसे आज दिए, थोड़े से फिर दिए, थोड़े से फिर दिए, बच्चे धोखा खा जाए। बच्चों ने धोखा खा भी लिया उन्हें, किसी ने खाया हो धोखा, सही बता दें ईमानदारी से। अच्छा, अब उसमें क्या आंसर निकला था वैसे हैं? नहीं दी हुई है ना, यकम जुलाई को लोन लिया है और उसी दिन परचेज कर लिया ट्रक, उसके बाद 6 मिलियन पे किया उसी वक्त, इमीडिएटली, डेट ही तो लिखी हुई है, इमीडिएटली ऊपर डेट ये, इमीडिएटली यही है। फिर यकम मई को दूसरी पेमेंट हुई है और फिर रिमेनिंग 30 जून को हुआ है। तो कुछ आंसर निकलता था नीचे से, मैच होता था कोई, मतलब जिन्होंने किया है वो आंसर मैच कोई होता था नीचे से, मतलब जिसने धोखा खाया होगा वो सही धोखा दिया है या नहीं, कोई मैच नहीं करता था। अच्छा चलें, मुझे लगा शायद कोई रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनू के कुछ निकाला होगा तो इनमें से कोई ऑप्शन बन जाता होगा, लेकिन ये तो क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं था। जब क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो फिर ये सारी कहानी मुफ्त का 1 नंबर था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
आर करेक्ट. इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ अनयूज्ड फंड्स ऑफ जनरल बोरोइंग इज टेकन टू, सही कह रहा है, जनरल लोन का अनयूज पड़ा हो उसको इन्वेस्ट करें, इनकम आए तो क्या सड़क पे फेंक दोगे? इनकम तो आपके बिजनेस की है ना. बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज वाली वर्किंग में माइनस नहीं करने की इजाजत, पर इनकम तो अदर इनकम कहां पड़ी होती है भाई? तो मैंने कहा था स्पेसिफिक लोन के सरप्लस की इनकम को माइनस करना है इस बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज वाली वर्किंग. उसके अलावा किसी भी तरह की आपको इन्वेस्टमेंट इनकम मिल जाए, चाहे आपके पास इक्विटी वेली पड़ी थी, जनरल लोन, रनिंग फाइनेंस तो वेला पड़ा नहीं ना होता, जनरल लोन भी तो हो सकता है. शुरू वाले सवालों में कुछ लोन लेके हमने वैसे ही जनरली रखे हुए हैं, तो वो सरप्लस भी तो इन्वेस्ट हो सकता है, तो उसकी इनकम आएगी, वो अदर इनकम में जाएगी. तो ये सही तो है, इसमें क्या गलती है? कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट ऑलवेज कमेंसेस एज सून एज कंस्ट्रक्शन. तो ओनली वन इज करेक्ट. और यार कैलकुलेशन वाला आ गया है जी. चलो ये मैंने आईकैप वाले सारे कराने होते हैं, उसके ऊपर जो आप कहेंगे वो छोड़ दूंगा, ठीक है, और जो कहेंगे वो कराऊंगा. आईकैप वाले मुझे पास पेपर वाले सारे कराने दिया करें, ठीक है ना, तसल्ली हो जाती है कि आईकैप का ये लेवल है, हम किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, समझ आ रही है नहीं आ रही है. अभी भी एक वो आखिरी सफर रहता तो उस वजह से एक एमसीक्यू थोड़ा सा अभी ढीला गया है जरा. जब वो पेज पढ़ लेंगे तो वो एमसीक्यू भी तैयार हो जाएगा. बाकी तो चैप्टर आपने सारा पढ़ ही लिया, ठीक है. अच्छा जी, ऑन यकम जनवरी 21 कंपनी बोरोड 20 मिलियन एट 9% फॉर पर्पज ऑफ स्पेसिफिक लोन है. कंपनी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन यकम फरवरी एंड पेड 8 मिलियन ऑन यकम मार्च एंड 12 मिलियन ऑन यकम जुलाई. इंटरेस्ट वाज asset was ready to use on यकम सितंबर. surplus funds were invested. the borrowing cost that can be capitalized is, अब देखो जबानी चलना है, कमेंसमेंट की डेट ऐसे ढूंढेंगे, लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट आउट ऑफ जनरल लोन, स्पेसिफिक लोन, ओन फंड्स है ही सिर्फ एक बात, तो फिर उसी में से ही है. अब देखो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा आ गया. अब इनमें लेटर क्या है, तो बस इसको निशान लगा लिया हमने, वो लेटर शेटर अब नहीं लिखना पर्चे में. यकम मार्च से शुरू करेंगे कमेंसमेंट, ठीक हो गया, और एसेट रेडी टू यूज हो गया है. अब उसने अलग से नहीं लिखा कि किस दिन काम खत्म हो, किस दिन, बस यही है फिर जो बचपन से सवाल पढ़ते आ रहे थे. तो ये जनाब आपकी कमेंसमेंट से सीजेशन का अरसा आ गया. कितना बनता है? मार्च पूरा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 मंथ्स. ये 6 मंथ्स आ गए. उसके बाद इन्वेस्टमेंट इनकम भी 6 मिलियन की है. अब कोशिश करते हैं ज़बानी कलामी जितना हो सके कोशिश करनी है, ना हो तो रिसीट पेमेंट बना लेना. 2 नंबर का ये एमसीक्यू होना चाहिए. वैसे पता नहीं अब कितने नंबर का, नंबर ही लिखे हो यार. आई थिंक इसको 2 नंबर का होना चाहिए था. अच्छा, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन. अब आपकी छोटी सी वर्किंग है जिसमें आपने ये कैलकुलेशन करके, क्योंकि उस वर्किंग के नंबर तो उसने देने नहीं है कि आपका आधा सही आधा गलत, तो आधा नंबर मिलेगा. इसमें या मिलता है या नहीं मिलता. अक्कड़ बक्कड़ करके सही कर लिया तब भी नंबर है, ठीक है ना. वर्किंग करके गलत कर दिया कोई नंबर नहीं है. इसलिए कोशिश करते हैं कम से कम वर्किंग में काम चल जाए. अब लोन कितना है जी? लोन 20 मिलियन. इंटरेस्ट रेट क्या है और कितने मंथ्स? 6/12. ये कौन से 6/12? कौन कौन से महीने? मार्च से अगस्त तक ना, सितंबर तो नहीं था ना. ओके, अच्छा, क्या आंसर आता है जी? 0.9. अच्छा, राउंडिंग नहीं करनी है, एमसीक्यू है, ठीक है. लेस करना है इसमें से हमने इन्वेस्टमेंट इनकम को. अब मैं कोशिश कर रहा हूं जबानी काम चल जाए हमारा, ठीक है. अब यकम जनवरी को लोन आ रहा है, और क्योंकि उसने हमें पीएनएल कहा नहीं है तो टेंशन ही कोई नहीं, हम इसी डेट को पकड़ के रखें. अगर मार्च से अगस्त का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ है तो मार्च से अगस्त के दरमियान की ही इन्वेस्टमेंट इनकम यहां पे माइनस हो सकती है, ठीक है. अब वो देखना है कि क्या मामला है. वो कहता है जी यकम मार्च को हमने पहली पेमेंट की है कितनी? 8 नहीं की, एंड पेड, हाँ बचेंगे 12. मैंने पूछा है कितनी पेमेंट की है, कहते हैं 12. सवाल गंदुम जवाब 12. पेड 20 में से पेड 8, तो रिमेनिंग. अब ये 12 यकम मार्च से अवेलेबल है, और नेक्स्ट पेमेंट कब हो रही है? तो इसका मतलब अगस्त से
पहले ही काम खत्म हो गया। अब देखो 12 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं लेना, ठीक है। ज़बानी चल रहा है, रिसीट पेमेंट के बगैर अगर ना समझ आए तो मेरे बच्चे बेशक रिसीट पेमेंट बना लें। 12 मिलियन इन्वेस्टमेंट 6% इनटू ये 4 मंथ्स कौन से हैं, ये 4 मंथ्स कौन से हैं, मार्च से लेके जून तक। ओके, अगली बात आगे कहता है फिर 12 मिलियन ओह खत्म कहानी। इतना सा एमसीक्यू था, बोलो आंसर पॉइंट, लो इतना आसान एमसीक्यू। 0.66 को इंटू 1 मिलियन कर लो, 6,60,000 ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर, ये तस्वीर वालों के लिए मैं लिख देता हूं ना। जी स्टूडेंट, एसीयू क्या करना है, 23 पे करने हैं, कर दें जी। किससे? मैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा तो प्यार है ये पढ़ाना। आपसे तंग आ सकता हूं, जो कि आप इतने अच्छे आने नहीं देते तंग। आपको भी सबको यार, मतलब मां प्यो तो जेड़ा बच्चा स्वादी ना भी निकले होंदा तो बच्चा ही है ना। जी बेटा, क्या एसी ये भी करना है? अच्छा, वो 21 पे रहने दो, ये 23 पे कर दो। आओ बच्चों सुनो कहानी। Which of the following statement is correct in context of capitalization of borrowing cost? If funds have been arranged from various general borrowings, the amount to be capitalized is based on weighted average cost of borrowing. सही कह रहे हैं। कैपिटलाइजेशन ऑलवेज, ये जब भी इस तरह से करते हैं ना, हमेशा ऐसे शैल बी, इसमें हम फंस जाते हैं अक्सर, वो किल कर देता है ऑप्शन, ऐसा नहीं होता। चलो खैर, कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कमेंसेस एज सून एज एक्सपेंस, हमेशा जब कमेंसेस एज एक्सपेंस फॉर एसेट, हमेशा जब फर्स्ट पेमेंट होगी तभी ये कैपिटलाइज होगा। इसके बाद भी तो हो सकता है, लोन ही नहीं है तो फिर उससे पहले भी हो सकता है, अब तो देख लिया। अच्छा जी, तो ऑलवेज कमेंसेस नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कॉन्टिन्यूज टिल नहीं है, ऐसे नहीं होता। अगर नॉन रूटीन सस्पेंशन आ गई तो, नॉन रूटीन सस्पेंशन आ गई तो क्या हमेशा ब्रॉट इनटू यूज तक, ब्रॉट इनटू यूज पे भी हमें शक है, हो सकता है ब्रॉट इनटू यूज से पहले सब्सटेंशियल काम पूरा हो जाए। कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कमेंसेस एज सून एज बोरिंग कॉस्ट इज, जब लोन आए तो हमेशा कैपिटलाइजेशन नहीं कमेंस होती, इनकर होना शुरू हो जाता है इंटरेस्ट। कैपिटलाइजेशन तो लेटर से शुरू होगी, जो लेटर होगा, ठीक है। तो सिर्फ एक ही सही निकला जी। 15वां, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड बी, अच्छा सीज्ड और सस्पेंडेड में फर्क समझाया था आपको। सीज बस कहानी खत्म, सस्पेंड आर्जी तौर पे, वो सिर्फ होता है नॉन रूटीन सस्पेंशन के केस में, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड when substantially all activity necessary to prepare qualifying asset for intended use or sale are, ना भाई ना, इसमें तो सीजेशन हो जाती है, ये तो सीजेशन होता है, इसलिए वो कह रहा है सस्पेंड करें, ना ना ना, इसमें तो सीज हो जाना है, तो ये नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग अ टेम्परेरी डिले विच इज नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एसेट रेडी फॉर यूज, ये तो रूटीन सस्पेंशन होती है, तो इसमें भी आपने कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड, यानी पहले में सस्पेंड नहीं सीज करना है, इसमें सस्पेंड भी नहीं करना, समझ आई। ऊपर से पढ़ के आए, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स इन विच एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड, तो ये है यस, क्योंकि ये क्या है, नॉन रूटीन सस्पेंशन, तो इसी को तो यानी हम सस्पेंशन ही इसको कहते हैं, हमने ऊपर वाले को सस्पेंशन कहा ही नहीं, और उससे ऊपर सस्पेंशन नहीं है, वो तो सीजेशन है, ओके।
ये भी देखो ना, अब छोटी छोटी चीजें हैं जो पढ़ के आते हैं तो उसके बाद यहाँ से एमसीक्यू हो रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, नॉन रूटीन है तो ये सस्पेंड कर देंगे इसमें, ऑल ऑफ द अबव तो गलत है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कैन नॉट बी क्वालिफाइंग एसेट? इन्वेंट्रीज कैन बी, इन्वेंट्रीज कैन बी बेटा, इन्वेंट्रीज कैन बी। असल में इसने कहीं लिखा हुआ है कि मास प्रोड्यूस इन्वेंट्रीज है, तो इन्वेंट्रीज कैन बी क्वालिफाइंग एसेट इफ इन्वेंट्रीज टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर देयर इंटेंडेड सेल, दे कैन बी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, they can be a qualifying asset if they take substantial period of time for get ready to its use, वो सेल के लिए, ये यूज के लिए, it can be asset that are ready for their intended use when acquired, they cannot be a qualifying asset. Is investment property can be if it takes substantial period of time to get ready for its intended use. तो इसका मतलब कौन सा नहीं है, सी इज नहीं। अच्छा अब इससे ऊपर भाई आपने बताना है 13वां, चलो ये भी कर लेते हैं, ये मिलता जुलता है इसके साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। अब ये किताब वाला एमसीक्यू था, आई कैप की किताब वाला ये था, अगला पास पेपर वाला है। तो मैस प्रोड्यूस इन्वेंट्री कैन नॉट बी। मैस प्रोड्यूस का मतलब ही क्या है, जो बल्क में बनती है, जिस मैंने आपको मिसाल दी, तो वो बनने में अच्छा खासा अरसा। मैस प्रोड्यूस इन्वेंट्री कभी बनने में अच्छा खासा अरसा नहीं ले रही होती, नॉर्मली खामोश है ना, तो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे आइटम होते हैं, बन रहे होते हैं, दिन में कईयों हजारों लाखों के हिसाब से बन रहे होते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री कैन बी, मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री, आपने अपनी शादी का फर्नीचर ऑर्डर दे के आए हैं आप, 2-4-6 महीने लग जाएंगे, इट कैन बी अ क्वालिफाइंग एसेट उस बंदे के लिए, वो इन्वेंट्री बनाएगा, ठीक है। मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री, आपने बतख की शक्ल वाली गाड़ी का ऑर्डर दे दिया है होंडा वालों को, मैं बतख की शक्ल गाड़ी में बैठ के आऊंगा, ठीक है। वैसे तो गाड़ी वैसे ही मैंने क्या है ना, वो मैस प्रोड्यूस वायरल नहीं होती, मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री नॉर्मली जो है वो आपके लिए स्पेसिफिक बनती है, तो हो सकता है, इट कैन बी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैन बी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैन बी, तो पहला ही बस नहीं था। हाँ जी 12वां करा दूं, किस किस ने ये एमसीक्यूज किए हुए हैं? हाँ इनमें से मुझे बताएं, 12वां करा दूं कोई बच्चा का? जो बाकी है ना वो खुद करें बेटा। 11वां, मुझे सिर्फ वही बच्चे प्लीज बोल के बताएं जिन्होंने गैरत खाई थी और किया था, बाकी सब वो हैं जो कहते हैं सब कुछ ही हमें करवा दो। मैं तो सब भी करवा दूंगा बेटा, 2 एक्स्ट्रा क्लासें 4 रख लेंगे, ऐसे ही चलते सेशन में, कोई संडे ऑन हो जाएंगे, कोई एंड पे जाकर थोड़ा लेट हो जाएगा, हर चीज़ ही मैं करा दूंगा, बट वो बहुत खतरनाक बात है। पर्चे में क्या करोगे, कुछ पहले कर लिया करो, ठीक है। जो ज़रूरी चीज़ होगी वो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इसमें कोई एमसीक्यू ऐसा आता है जो बच्चे ज़रा सा शुबा होगा, जिन्होंने किया होगा हक उनका बनता है, बाकी जो है ना वो अपना और दूसरों का टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। G12 करा देता हूँ। गाजी लिमिटेड इज कंस्ट्रक्टिंग एन ऑफिस बिल्डिंग, ये आपने किया तो था ना बेटा? अच्छा, गाजी लिमिटेड इज कंस्ट्रक्टिंग एन ऑफिस बिल्डिंग एंड इज कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद IS 23, ठीक है जी। द ऑफिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ये तो अभी पढ़ा के आ रहा हूं। अच्छा वो पता है क्या होता है, ये भी मसला सिर्फ क्या होता है मैं बताता हूँ, जब कर रहे होते हैं उस वक्त वो लाइन नहीं पड़ी होती ना, तो निशान लग जाता है, उसके बाद वो निशान खत्म हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो अभी पढ़ेंगे तो आपको खुद भी पता लगेगा, चेक करो। कहता है ऑफिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, द ओनली रिमेनिंग वर्क इज टू इंस्टॉल फर्नीचर। फर्नीचर इंस्टॉल करना रह गया, मतलब सोफे आए पड़े हैं, बस उठा के उनको रखना है। तो कंस्ट्रक्शन तो सब्सटेंशियली कंप्लीट हो चुकी है, छोटे मोटे काम है, सिर्फ इंस्टॉलेशन रह गई है फर्नीचर की, बिल्डिंग की तो नहीं है वैसे भी। तो GL allowed to continue capitalizing, is GL allowed? No, GL is not allowed because almost complete office और remaining work सिर्फ क्या है, installation of, अभी पढ़ा के आ रहा हूँ इसकी। अगर फर्नीचर को आपने पक्का फिक्स करना है, फिक्सचर है, तो बिल्डिंग में ऐड भी कर सकते हैं। वैसे भी बिल्डिंग अलग होती है, फर्नीचर एंड फिक्सचर अलग होते हैं, वो एसेट ही अलग है बाय द वे, ठीक है। अच्छा जी 11-10 ठीक है। 9वां करवा देते हैं बादशाह, आपकी फरमाइश, हम हाजिर। कितनी देर की हो गई रिकॉर्डिंग मोबाइल देखने वाले आमिर भाई? 54। चलो जी ये 6 मिनट तक इंशाल्लाह इसको करना है, ओके। वैसे तो मैंने 12 बजे तक सोचा था, लेकिन अब जा रही है क्लास 12:30 पौने 1 तक। थैंक यू आप लोगों के ताउन का शुक्रिया। और लेक्चर है पूरा,
देखो देखो मेरी बात सुनो, आप लोग स्पेशल आए हो, घर से आए हो, मैं स्पेशल आया हूं, हम दोनों पार्टीज का टाइम, किसी भी इंसान का दुनिया में जो टाइम है वो सबसे कीमती चीज है। आ गए हैं ना, यूटिलाइज करके जाएं। ये जितना आप यहाँ पे एक लफ्ज भी एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे वही आपका आगे से बोझ खत्म हो रहा है। अभी अभी वो ऑफिशियली वो टाइम शुरू होना है तो तकरीबन को 2 महीने बाद, यानी जून जब एंड हो रहा होगा ना, अब जुलाई में सिलेबस खत्म होना है ना, क्योंकि मिड जुलाई तक खत्म होगा तो मिड अगस्त तक आप पेपर के लिए 1 महीना देना होता है ना, तो वो जून के मिड के बाद से आवाजें आनी शुरू होंगी, सर सिलेबस कब खत्म होगा, सर सिलेबस कब खत्म होना है, हर दूसरे दिन पूछ रहे होंगे। हालांकि मैं मना करता हूं इस बात से, तो वो वाली टाइम में सहूलत होगी। जो इतना आए जो हुए हैं, लेक्चर तो पूरा करें। ऑनलाइन वाले क्या सोचेंगे, एक लेक्चर हमारा वो 1 घंटे का ही आया है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी बेटा, क्लास मुझे पता है बेटा जोहर के बाद है जी। जी बेटा, कितने बजे? 12 बजे आपको छुट्टी, ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा अगला पार्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड बोरिंग कॉस्ट। बस मैं अब शुरू कर रहा हूं ना, अभी बस शुरू करता हूं। सो ये बच्चों ने ये शरारत कर ली थी, वरना अब तक मैंने कहा भी था पहले कर ले इम्पेयरमेंट, कहा भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ बोरिंग कॉस्ट। इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेटेड बाय इफेक्टिव मेथड, ये तो है। फाइनेंशियल चार्जेस है। एक्सचेंज डिफरेंस, ध्यान से देखना, अभी पढ़ा के आ रहा हूं। arising from foreign currency to the extent that they are regarded as adjustment to interest cost. Principal payment is not borrowing cost. इसकी वजह से borrowing cost चेंज होती है, बट ये borrowing cost नहीं होती। ठीक है, ओके। अच्छा वो पता है क्या, छोड़ो बात ऐसे बढ़ जाएगी, I-21 में पढ़ना जाके, आगे बढ़ो। ना ना ना, वो फजूल बात है, बहुत ऐसी बच्चे। वो इफेक्टिव रेट और एक्चुअल रेट, अब क्या है ये? कूपन रेट होता है। कूपन रेट क्या है फिर बताओ? मैंने इसीलिए कहा है कि रहने दो, पढ़ेंगे आप आगे जाके इंशाल्लाह। 8वां भी कराऊं, 7वां, 6वां? ये 6वां तो टेस्ट में देना चाहिए था मुझे, अब दे दूं आप कैसे? 5वां बेटा, 4था बेटा थे, 3जा बेटा थे, दूजा बेटा थे, मेरा पहला बेटा, सारे बच्चे। 4th टर्म टेस्ट कब होगा? मैं पूछ के बताऊंगा भाई, मशवरा करके। मैं ईद से पहले होना चाहिए। हाँ, ईद की छुट्टियों के बाद बड़ा ईद तुसी पढ़ लेना है। खुमारी चढ़ी होनी है गोश्त की। अच्छा सुनो, चौथा करने का कहा है बच्चे ने, सुनो चुप। मैंने इम्पेयरमेंट, बस ये आखिरी एमसीक्यू, मुझे इम्पेयरमेंट कराएं तो रिवैल्यूएशन, उनकी क्लास भी है सर आतिफ वाली, सर आतिफ की क्लास से पहले मेरा दिल है रिवैल्यूएशन करा लूं। जो सही बताया था 12 बजे वाला। And entity decided that not all the funds raised were needed immediately and temporarily invested some of the funds for 1 month before construction started, earning 40,000 interest. How should 40,000 be accounted for in the? हाँ जी, कहता है entity decided कि सारे का सारा फंड जो रेज हुआ है वो immediately needed नहीं है। Not all of the funds raised were needed immediately and temporarily invested some of the funds for 1 month before construction started. जब कंस्ट्रक्शन, आपको जी लोन पहले आ गया है, फर्स्ट पेमेंट भी पहले हो गई है, तो मैं कह रहा हूं कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट नहीं हुई, तो कमेंसमेंट तो फिर भी कंस्ट्रक्शन से ही होनी है। बिफोर कंस्ट्रक्शन उन्होंने 1 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तो ये तो पीएरएल में जाना हैगा ऑप्शन हैगा। नेट ऑफ द अमाउंट, नहीं, टेक टू स्टेटमेंट ऑफ, यस, टेक टू ओसीआई, ये तो अभी पता ही हमें क्या होता है। नहीं, हाँ पता है, हाँ मुझे याद आ गया, रिवाइज कराई थी। डिडक्ट फ्रॉम दूर से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ जी, चौथा, तीजा, 5वां, पहला भी कराऊं? जान के कह रहे हो? किसने कहा पहला कराऊं? मैं शरीफ आदमी कह रहा है, मसला हुआ होना उसको, किया हुआ है उसने, किया हुआ, और नहीं तो पहला उसने किया ही होना है, फिर उसने कहा है बस छोड़ो। हालांकि मैं हमेशा उलट चलता हूं आईकेएफ वालों की तरफ से। Which two of the following statement below regarding are correct? Borrowing cost must be capitalized if they are directly attributable to। देखो भाई सोच लो, borrowing cost must be capitalized if they directly attributable हैं तो होंगी। Borrowing cost should cease, लाजमी रोकेंगे, सारे पढ़ लेते हैं।
टू बी कैपिटलाइज वंस रिलेटेड एसेट इज सब्सटेंशियली, सीज तो नहीं, सस्पेंड करते हैं, हाँ सीज करते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज इफ दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू, देखा गलती पकड़ी गई ना, बोरिंग कॉस्ट में भी कैपिटलाइज दे डायरेक्टली, नहीं। अच्छा ये असल में ना मैं आपको बताता हूँ असल कहानी इसकी। 2003 में मेरी मैट्रिक है वैसे, 2003 में हमने अपने साथी से सुना है, हमारे साथी ने हमें बताया था कि 2003 में IS 23 चेंज हुआ था, रिवीजन आई थी। इससे पहले IS 23 ऑप्शन देता था क्वालिफाइंग एसेट पे अगर कोई लोन लेके यूज किया और इंटरेस्ट इनकर हुआ है तो आपकी मर्जी है उसको कैपिटलाइज करें या एक्सपेंस आउट करें। 2003 में ये चेंज आई और फिर स्टैंडर्ड ने इसको मस्ट कर दिया, अब ऑप्शन नहीं है। तो ये एमसीक्यू शायद वहीं से ड्राइव हुआ है, कहता है बोरिंग कॉस्ट में भी कैपिटलाइज अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग एसेट है, नहीं ये अब ऑप्शन 2003 के बाद खत्म हो गया, ठीक है, मुझे ये लगता है। तो फिर उसने कब कहा यहाँ पे कोई ऑप्शन है ऐसा, ये तो सीज कह रहा है रोक देना है, दोनों सही है ना क्योंकि उसने दो के बारे में कहा है। अच्छा डी, आपको कह रहे हैं ए और डी में से कौन सा बेहतर है, वो कहता है बोरिंग कॉस्ट मे बी कैपिटलाइज्ड, नहीं मे बी नहीं, मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। ये जुमला पढ़ के आते हैं यार, तुसी ना मैनू पढ़ान देना है। बोरिंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट आर कैपिटलाइज्ड, ये लिखा हुआ था, यहां से एमसीक्यू बना हुआ है, ठीक है। उसमें से वो निकल जाएगा, कैपिटलाइज तो हो रहा है ना, नॉन रूटीन सस्पेंशन वाला हिस्सा निकल जाएगा, पर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल अगर है बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट तो कैपिटलाइज तो उसने होना है ना, सिर्फ कुछ हिस्सा निकल जाएगा, वो तो जनरल बात कर रहा था। चलो जी चले। IS 23 में मेरी तरफ से एक सफा बाकी है और उसके बाद कुछ पास पेपर्स हैं, अगर आप एक दो ले लें होमवर्क में तो जरा बेहतर हो जाएगा। पास पेपर तो एक करना है, रिवीजन वो मैं मैसेज ही करूंगा, चुप कर जाओ ना एक मिनट। रोते रहना। ये ना ऐसे ही बस हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पे ये दो सवाल कर लो, कहीं इस जैसी कोई चीज यूज हो जाए तो पास पेपर 2 और 3 रहते थे सिर्फ ना, बाकी सारे कर लिए। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक में यार ये इतने ना फजूल क्वेश्चन हैं, तो उसकी वजह है ये आईकैप की किताब में से उठाए गए हैं। अब आईकैप की किताब में ना मामला फजूल इस वजह से नहीं है कि आईकैप की किताब से उठाए गए, अच्छी एग्जांपल मैं समझाने लगा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है एक सवाल चल रहा है ना, वो कैसे चल रहा है, एक ऊपर हेडिंग आई है बोरिंग कॉस्ट जनरल लोन वाली, अब उसकी डिस्कशन में वो एग्जाम्पल्स दे रहा है, तो वो क्लियरली ये बात नहीं भी बताता वहां पे कि ये कौन से वाला लोन है, लेकिन चूंकि डिस्कशन पीछे चलती वही आ रही होती है तो वो एग्जाम्पल वहां फिट हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ से कुछ क्वेश्चन बैंक के सवाल छोड़े हैं, करने की जरूरत जिन सवालों की है मैं खुद करा दूंगा, ठीक है। जो सवाल हम करते हैं ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं बेटा, इन्ना कौन पढ़ता जितना तुम पढ़ते हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप जितना कर रहे हैं ना यही बस अपने पास महफूज रख लें, ये काफी है। तो जितना एक्स्ट्रा काम है ना वो तसल्ली तो कभी भी जिंदगी में आपकी नहीं होगी, लेकिन बहुत कुछ अभी करना है आप। अभी देखो अब तीसरा टॉपिक खत्म किया, चौथा शुरू किया है, कितने टॉपिक्स पढ़े हैं अभी, तो हर चीज में बराबर सराबर बहुत काम पहले भी कर रहे हैं। इसी में से फिर रिवीजन प्लान के सवाल मैं दूंगा, किए हुए सवालों में से, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। आज रिजल्ट आ गया है, अब सीनियर्स को आज तो वो नजर नहीं आएंगे, खुशियों में होंगे, अल्लाह ना करे कोई बहुत ना होने के बराबर होंगे इंशाल्लाह, लेकिन होंगे तो सही, जाहिर है कोई ना कोई मसले भी होते हैं बच्चों के अपने भी ज़ाती। तो आप अपने सीनियर से पूछिएगा कि भाई FAR में जितना उस्तादों ने कराया था, कहीं से भी पढ़ा उसने, किसी भी उस्ताद से, उस्ताद किसी से भी पढ़ा होगा, आप उससे ये पूछना जो उस्तादों ने कराया था वो इनफ था या कुछ एक्स्ट्रा भी आपने खुद से किया था, तो आप अपने अच्छा एक्स्ट्रा भी किया था
मेरे स्टूडेंट से पूछ लेना, चलो यार ऐसा कर लो, ठीक है। तो ऑलरेडी काम ना बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं, आपने बस इसी को करना है, एक्स्ट्रा काम नहीं करना, ठीक है। ओके, मेरी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए तीसरा हो चुका, ये काम का सवाल था। फिलहाल यही काफ़ी है, अब MCQs भी होगा। तो सिर्फ मेरे तरफ से एक सवाल बाकी था, ये एक सफ़ा बाकी है, और आपने 2 पास पेपर कर लेना। तो ये तो बिल्कुल तय करके रख लिया। क्या लिख दूं? वो आप देख लेना। अब ये इधर डाल देंगे, और उसके बाद अगर आपने इजाज़त दी तो रिवीजन प्लान देख लेंगे, वरना मैं भेज दूंगा, वो टाइम नहीं बचना असल में, ठीक है ना। तो रिवीजन प्लान किस लिए होता है, मैं बता दूंगा आपको कि जी ये इस टॉपिक, देखो ना, किसी का IAS 16 उसको लग रहा होगा वीक है, उसके सवाल 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी हुए मेरे दिल में, मैं वो भेज दूंगा। जिसका लग रहा है उसको कि मुझे IAS 40 भी उसी के साथ ही मिक्स है, 1-2 सवाल एक्स्ट्रा हैं बस, बाकी उसी के साथ ही हैं, वो हो गया। IAS 23 जिसको लग रहा है जी वीक है, इसके 5-6 सवाल ऐसे निकाल लूंगा जो सब चीज़ें कवर करें, तो वो रिवीजन में आ गए। तो अब ज़रूरी नहीं है कि सारे आपने टॉपिक करने हैं रिवीजन में। ये जितने टॉपिक होते जा रहे हैं वो मैं इसलिए लिख देता होता हूँ कि जो टॉपिक आपको लग रहा है मेरा मुझे भूल रहा है, वीक है, उसको एक सिटिंग में, ये शर्त है, कोई जो टॉपिक पकड़ना है संडे वाले दिन, अगर IAS 16 पकड़ा है तो फिर दिल गुर्दे के साथ बैठना है, सुबह नमाज पढ़ के नाश्ता करके बैठ जाना है, और 11-12 बज जाए कोई मसला नहीं, हमने नहीं उठना जब तक वो सारे सवाल, कोई भी टॉपिक हो, छोटा टॉपिक जल्दी भी हो जाएगा। किसी दिन आपने IAS 16 किया है तो उस दिन में, उस वीकेंड पे आप किसी दूसरे पेपर को अगर वीकेंड पे कम टाइम दे सके हो, तो अगले वीकेंड पे आप फिर जब IAS 36 को पकड़ोगे या 23 को पकड़ोगे तो वो 1.5-2 घंटे में भी हो जाएगा, फिर उस दिन में आप दूसरे पर्चे को ज्यादा भी दे सकते हो। बैलेंस करना है, सारे पर्चे पास करने हैं, CA करना है, सिर्फ FAR नहीं पास करनी, ठीक है ना। तो वो रिवीजन के क्वेश्चंस का मकसद सिर्फ ये है कि आपको जिस टॉपिक सारे करने हैं सारे करो, लेकिन वो मतलब मुमकिन नहीं होता, बाकी सबको बैलेंस करके चलना है। शर्त सिर्फ ये है कि जिस टॉपिक को रिवाइज करना है उस टॉपिक को एक सिटिंग में करना है बस, ठीक है। तो मैं रिवीजन प्लान इसलिए जरा दिल है कि आराम से रात को भेज दूंगा आपको, आप फिलहाल जो है वो आज वाला रिवाइज करिएगा, पहली डबल क्लास आ गई है आपके ऊपर। चलो आ जाओ, अब नया काम करें, पार्ट 1 क्लोज कर दो।